everyone can do. How about Miguel? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट है आप लोग का डेटाबेस पूरा हो गया इंसर्ट डिलीट अपडेट एंड स्टोर प्रोसीजर आर्यन दीक्षिता कंप्लीटेड ठीक है सर सर मोर डेटाबेस कंप्लीट हो जाई छी प्रोसीड्यूर तो कंटिन्यू करू छी चेक करिए सर करी सर course study course duration department name statement type course study of the added course study as a additional column तो एग्जीक्यूट कर रहा है तो जब स्टेटमेंट टाइप का वैल्यू के हिसाब से करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है तो सपोज मैं स्टेटमेंट टाइप का वैल्यू अपडेट डाल रहा हूँ तो अपडेट होना चाहिए जब डिलीट डालना तो डिलीट एग्जीक्यूट होना चाहिए जब इंसर्ट डालना तो सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए तो
EXEC करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए। So today I will discuss two projects. One is health center, another is equipment. Tomorrow we will discuss event, equipment and effect. ठीक है? तो कौन कौन लोग हेल्थ सेंटर में करेंगे? अनुषा तुम करोगे। एंड ऑनलाइन पे आर्यन करेगा, दीपशिका एंड रचिता। आप लोग हेल्थ सेंटर का करेंगे। ओके सर। मुझे दीपशिका का कुछ मिला है, डॉक्यूमेंट जो दिए थे, बाकी आप लोग का कुछ डॉक्यूमेंट और जो फ्लो में बताया था हेल्थ सेंटर का कुछ फ्लो, ये कुछ आइडिया। दीपशिका आप कुछ बनाए हैं? आपको तो मिला है, जो रजिता का था ना, रजिता आपका कुछ डॉक्यूमेंट बनाए हेल्थ सेंटर का? चलो। तो हेल्थ सेंटर का जो हम बनाए हैं, हेल्थ सेंटर मतलब ये पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हम नहीं बनाए। इसमें हेल्थ सेंटर मतलब छोटा जो हेल्थ सेंटर होता है, जो डिस्पेंसरी सिस्टम होता है, जो छोटे-छोटे हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है? उसी हिसाब से हम इसको बनाएंगे और उसमें नॉर्मली हम प्रिस्क्रिप्शन को भी ऑनलाइन सिस्टम करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट तो जो आएगा, एक तो डॉक्टर का लॉगिन्स रहेगा, एक यूजर्स का लॉगिन्स रहेगा एंड स्टाफ का जो ऑफिस स्टाफ है उनका लॉगिन पे रहेगा। ठीक है? हम जो बनाया तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैसे करेंगे कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन पार्ट फर्स्ट करेंगे। ठीक है? फर्स्ट फ्लो क्या होगा, जब एक पेशेंट आएगा हेल्थ सेंटर को तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है? पेशेंट का डिटेल्स एंट्री होगा, पेशेंट नंबर वगैरह जो है पेशेंट का एंट्री डिटेल्स एंट्री होगा। जो एट्रीब्यूट आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्या-क्या पेशेंट का एट्रीब्यूट है, ये सारे का एक टेबल बनेगा। तो इसका पेशेंट डिटेल्स का टेबल फर्स्ट बना। तो पेशेंट डिटेल्स एंट्री होने के बाद फिर कहाँ जाएगा पेशेंट ना, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है? जब डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर के पास हम एक ऑनलाइन सिस्टम, इसको जो हम बनाएंगे अभी ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से बनेगा। जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करेगा उसको ऑनलाइन सिस्टम में करेगा। ठीक है? तो उसका बेनिफिट क्या आएगा, तो सपोज जैसे एक मेडिसिन का जो प्रिस्क्रिप्शन होगा वो ऑनलाइन भी करेगा
और डॉक्टर के पास मेडिसिन का स्टॉक भी रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे डॉक्टर सिस्टम पे प्रिस्क्राइब करेगा। तो जैसे पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उसके बाद डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर फिर वहाँ पे पेशेंट का नंबर टाइप करेगा, तो पेशेंट का डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। तो पेशेंट डिटेल डॉक्टर आने के बाद वहाँ पे क्या आएगा, तो फर्स्ट पेज पे ओल्ड विजिट दिखेगा, ठीक है। तो पिछला वाला जो विजिट से कितना बार प्रिस्क्राइब हुआ है, कितने बार रेफरल्स हुआ है, कितने बार उसका ब्लड टेस्ट वगैरह की इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज पेशेंट का डिटेल्स डॉक्टर पास दिखेगा। उसके बाद फिर डॉक्टर ऑनलाइन सिस्टम पे ही प्रिस्क्राइब करेगा, ठीक है। सिस्टम पे ही प्रिस्क्राइब करेगा। तो जब सिस्टम पे प्रिस्क्राइब करेगा, वहाँ पे मेडिसिन का डिटेल भी रहेगा, मेडिसिन का स्टॉक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एक टेबल रहेगा पेशेंट का स्टॉक, सॉरी पेशेंट का टेबल, पेशेंट हिस्ट्री का एक टेबल, और पेशेंट रजिस्ट्रेशन का एक टेबल, और एक रहेगा मेडिसिन स्टॉक का एक टेबल, ठीक है। एक मेडिसिन का स्टॉक टेबल रहेगा और एक पेशेंट रजिस्ट्रेशन का टेबल रहेगा। तो डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा, वहाँ पे आपको मेडिसिन भी ऑटोमेटिकली सिस्टम पे दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पे एक टेबुलर टाइप का रहेगा, वहाँ पे डॉक्टर फर्स्ट कंप्लेंट वगैरह जो है वाइटल्स पे एंट्री करेगा। वाइटल्स मतलब क्या है, जो ब्लड प्रेशर है, हाइट है, इतने जनवा जब हम हॉस्पिटल जाते हैं उस डाटा को चेक करते हैं, ठीक है। जो वाइटल्स फर्स्ट पेशेंट का चेक किया जाएगा, उसके बाद सिस्टम पे एंट्री किया जाएगा। उसके बाद उसका कंप्लेंट एंट्री किया जाएगा, उसके बाद मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाएगा, ठीक है। तो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन होने के बाद जो स्टॉक हम लोग कंटेन किए हैं, उसी हिसाब से मेडिसिन का स्टॉक से मेडिसिन प्रोडक्शन होगा। सपोज में क्वेश्चन 650 डॉक्टर लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन 650 का डाटाबेस हमारे पास सपोज 150 टैबलेट्स है। जब 10 टैबलेट लिखेंगे तो डाटाबेस में फिर 140 हो जाएगा, बैलेंस में 140 होगा, ठीक है। अब उस हिसाब से उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बिलिंग हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकंड चीज है, एक रहेगा प्रिस्क्रिप्शन, सेकंड रहेगा इन्वेस्टिगेशन। डॉक्टर के पास क्या क्या ऑप्शन रहेगा, प्रिस्क्रिप्शंस, इन्वेस्टिगेशंस, सर्टिफिकेट और फॉर विजिट्स एंड रेफरल्स। सपोज उसको कहीं पे किसी का कुछ विजिट हुआ है, उसको बड़ा हॉस्पिटल को रिफर करना है, तो रिफर करने के लिए रेफरल का ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो डॉक्टर के पास क्या रहेगा, एक तो प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, एक रेफरल्स रहेगा, एक सर्टिफिकेट रहेगा, और एक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी एक ऑप्शन रहेगा। तो इन्वेस्टिगेशन में जाएगा तो वहाँ पे देखिए इन्वेस्टिगेशन होगा, वहाँ पे टाइप करेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन को भी एक मास्टर भी मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे और टेबल बनाएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मास्टर्स रहेगा, मतलब क्या है, कितने टाइप का वैरायटी जब टेस्ट हो सकता है, सारे इन्वेस्टिगेशन का एक टेबल रहेगा। वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जब सिलेक्ट करेंगे, सारे टेबल डॉक्टर को देखेंगे, वहाँ पे टिक 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 कर देगा, तो फिर सारा डाटा सिस्टम पे एंट्री हो जाएगा, उसी हिसाब से प्रिंट आउट निकल आएगा, ठीक है। जब रेफरल करेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट को रेफरल करेंगे, सपोज किसी का पैर में दर्द है तो उसको ऑर्थोपेडिक रेफर करना है, तो ऑर्थोपेडिक को टाइप नहीं करेगा, सारे डिपार्टमेंट का ही वहाँ पे, तो डिपार्टमेंट का मास्टर मेंटेन करेंगे। तो डिपार्टमेंट मास्टर जब सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे फिर सारे डिपार्टमेंट उनको देखेगा, तो ऑर्थोपेडिक सिलेक्ट करेंगे तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को रेफर हो जाएंगे। तो फर्स्ट हो गया पेशेंट रजिस्ट्रेशन, सेकंड हो गया डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस, डॉक्टर रेफरल्स, सर्टिफिकेट बाय डॉक्टर्स, इन्वेस्टिगेशंस बाय डॉक्टर्स, ठीक है। फर्स्ट होएगा, इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन होगा, उस टाइप पे ऑटो बिलिंग भी होगा, उस टाइप पे ऑटो डिडक्शन भी रहेगा, ठीक है। सर हाँ, प्लीज ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ରିପିଟ୍ କରିବେ କି ମୁଁ ନୋट डाउन କରୁଛି। फर्स्ट आपका पेशेंट का रजिस्ट्रेशन रहेगा, जो हेल्थ सेंटर आएगा तो एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन रहेगा, ठीक है। पेशेंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या कर सकते हैं ना, एक प्रेस्क्राइब करेंगे, ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन होगा, ऑनलाइन रेफरल्स होगा,
ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी देंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी लिखेंगे, प्लस रिफरल्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं प्रोजेक्ट का नाम Yes, हेल्थ sir. सेंटर रखा हूँ, हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब ये ऐसा एक हेल्थ सेंटर है जो छोटा छोटा हेल्थ सेंटर होता है जहाँ पे डॉक्टर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है और जहाँ पर फिर फर्दर डॉक्टर पेशेंट को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, आपको और ज्यादा चाहिए तो हमारा हेल्थ सेंटर चले जाएंगे। सारे सिस्टम में जो बता रहा हूँ सारे सिस्टम हमारा ऑनलाइन है, वहाँ पे भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं कैसे कैसे सिस्टम हो रहा है। ठीक है? ठीक है, तो फर्स्ट अपना पेशेंट रजिस्ट्रेशन, देन डॉक्टर स्टूडियो, तो दो लॉगिन्स रहेगा। इनिशियली फर्स्ट केसेस में एक जो स्टाफ लॉगिन रहेगा वहाँ पे पेशेंट जाएगा तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेगा। सेकंड रजिस्ट्रेशन सेकंड लॉगिन किसका रहेगा, ना डॉक्टर्स का रहेगा, जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह प्रेस्क्राइब वगैरह करेंगे, मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे, वहाँ पे ऑनलाइन बिलिंग होगा, ऑनलाइन ऑटो स्टॉक डिडक्शन भी होगा। ठीक है, तो जो रिफरेंस होगा एक रिफरल का भी रिपोर्ट निकलेगा, तो रिपोर्ट केसेस में क्या क्या रिपोर्ट आएगा, प्रिस्क्रिप्शन का रिपोर्ट निकलेगा, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट का रिपोर्ट निकलेगा, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या इन्वेस्टिगेशन दिया गया उसका भी रिपोर्ट निकलेगा और रेफरल्स भी निकलेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको चेक कर सकते हैं कि आने वाले कितना रेफरल्स जा रहा है, कि मंथली और एनुअल रिपोर्ट भी इसमें भी निकलेगा। इतना इनिशियल स्टेज में शुरू करो, उसके बाद आप लोग जो भी किए हैं जो आईपीडी रजिस्ट्रेशन और ओपीडी टू आईपीडी कन्वर्शन कर सकते हैं। फर्स्ट हमको ओपीडी वाइज का कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर टाइम होगा तो फिर आईपीडी का भी हम शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ओपीडी सिस्टम को ऑनलाइन करो, तब हम आईपीडी करो। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट सिस्टम, रिक्रूटमेंट तार अच्छी साले तमार सुमित्रा नायक আমাদের रिक्रूटमेंट सिस्टम में कौन करेगा अच्छी फर्स्ट परिचय रिक्रूटमेंट सिस्टम डिफाइन जॉब रिक्वायरमेंट मतलब क्या है, role and responsibilities, mean qualification and experience, vision, skill and attributes। ऐसे होगा, मतलब खोल रहा होता है क्या करना चाहिए। हमारा सिस्टम है रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्टिंग होगा एडवर्टाइजमेंट से, एंडिंग होगा ऑफर लेटर जनरेशन से। एक सिस्टम को सपोज जनरेट करके अभी रिक्रूटमेंट करेगा, कैसे करेगा, तो इसमें कौन सी सॉल्यूशन जो करना चाहिए। रिक्रूटमेंट सिस्टम में हमारा फर्स्ट स्टेज होगा एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, so we'll advertise first the advertisement। ठीक है, जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो ऑफिस
प्रिंट आउट करेगा, ऑफिस प्रिंट आउट होगा तो वेबसाइट में डाला जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ हमारा काम नहीं है। काम कहाँ से शुरू होगा? ऑनलाइन एप्लीकेशंस किया जाएगा। तो आपको फर्स्ट एक ऑनलाइन एप्लीकेशंस करना पड़ेगा जिसमें हम एप्लीकेंट का डाटा लेंगे, ठीक है। सपोज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट अभी होगा, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जब रिक्रूटमेंट होगा इसके लिए फिर एडवर्टाइज किया जाएगा। एडवर्टाइज करने के बाद फिर हम एप्लीकेशन फ्लोट करेंगे। तो एप्लीकेशन जो फ्लोट करेंगे तो स्टूडेंट जो एप्लीकेंट है क्या फिल अप करेगा? फर्स्ट स्टेप क्या करेगा वो? लॉगिन करेगा फर्स्ट। कैसे लॉगिन करेगा? उसके पास तो कुछ डाटा नहीं है, तो क्या करेगा फर्स्ट? जैसे हेल्थ सेंटर में बोला कि पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन जाकर लॉगिन नहीं करेगा, पेशेंट रजिस्ट्रेशन करेगा, ठीक है। तो कवर होने से काय बोल रही है, तो हेल्थ सेंटर में ये करना पड़ेगा। पेशेंट का भी लॉगिन रहेगा, ठीक है। एक पेशेंट का लॉगिन, एक डॉक्टर्स का लॉगिन, एक स्टाफ लॉगिन। पेशेंट का लॉगिन में पेशेंट का प्रेस्क्रिप्शन वगैरह दिख पाएगा, हिस्ट्री भी दिख पाएगा, इन्वेस्टिगेशन जो है उसको भी देख पाएगा, डेथ सर्टिफिकेट जो है उसको भी देख पाएगा, ठीक है। 3 लॉगिन होगा उसी हिसाब से, ठीक है। सिमिलरली रिक्रूटमेंट सिस्टम में जब एप्लीकेंट आएगा वो कैसे करेगा? फर्स्ट एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी रिक्रूटमेंट पोर्टल देखो फर्स्ट आपको यूजर रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन सब कौन करेगा? फर्स्ट यूजर रजिस्ट्रेशन करता है। फर्स्ट हमको लॉगिन आईडी को क्रिएट करने पड़ेगा, ठीक है। तो उन्हें एप्लीकेंट में लॉगिन साइट कौन है करेगा? स्टूडेंट वाले जो रोल नंबर होगा, तो रोल नंबर जनरेट नहीं होते वो इनिशियली, तो हमें जनरल लॉगिन्स कौन देगा? व्हाट इज द जनरल लॉगिन्स? ईमेल आईडी ले सकते हैं, एज ए यूजर आईडी, और मोबाइल नंबर ले सकते हैं जो यूनिक होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम एप्लीकेंट का नाम पूछेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका क्या हुआ? एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा? स्टूडेंट का, एप्लीकेंट का ईमेल लेंगे, नेम लेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे एंड ईमेल लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, 4 चीज लेंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन जब होगा, सपोज मैं रजिस्ट्रेशन का टाइम पे ऐसा कर सकता हूँ कि गलत मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, और गलत ईमेल भी दे दिया, तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उस टाइम पे एक रजिस्ट्रेशन जब सबमिट कर रहा हूँ डाटा तो सेव होगा, उस टाइम पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, किसको जाएगा? तो जो ईमेल में रजिस्टर किया है वो ईमेल पे रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, ठीक। तो रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन लिंक जाएगा और उसमें एडवाइस किया जाएगा आप वहां पे जाकर वेरीफाई करो। जब वो रजिस्ट्रेशन वो ईमेल को जाएगा और वहां पे चेक करेगा, मेल को तक वेरीफाई करेगा, तो डाटाबेस में आपका अपडेट हो जाना चाहिए कि मेल इज वेरीफाइड, ठीक है। जिसका मेल वेरीफाइड है उसका ही लॉगिन एक्टिवेट होगा, जिसका मेल वेरीफाइड नहीं है उसका मेल एक्टिवेट नहीं होगा, उसका आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। और मैं पॉइंट तो वहां पे मेल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बाय मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल स्टेज में आप मेल वेरीफाई करने के लिए एक मेल भेजेंगे, ठीक है। तो मेल का कैसे करेंगे? जीमेल का ओपन सोर्स होता है, जीमेल का आप पोर्ट एसएमटीपी यूज करेंगे। मैं इनिशियल क्लास में पढ़ाया था, 4 प्रोटोकॉल पढ़ाया था। क्या क्या प्रोटोकॉल? एचटीटीपी प्रोटोकॉल दिया था, एफटीपी बोला था, एसएमटीपी बोला था, ठीक है। तो जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है हम कोड ऐसे लिखेंगे जो कोड का थ्रू हम मेल सेंड करेंगे, ठीक है। तो जीमेल का क्या एसएमटीपी कोर्स है, ये ओपन है गूगल पे, आप सर्च कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि कैसे ओपन है, कैसे कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सर्च करना है जीमेल एसएमटीपी कोर्स, ठीक है। वो कोड लिख करके आपको ईमेल सेंड करना है, ठीक है। तो मेल सेंड करेंगे तो फिर मेल जाएगा, मेल वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद यूजर एक्टिवेट हो जाएगा, डन। रजिस्ट्रेशन का पेज में क्या क्या रहेगा? कैंडिडेट का नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ एंड कैंडिडेट का ईमेल, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड, ठीक है। ये 5 चीज मिनिमम रहेगा। रहने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, मेल वेरिफिकेशन हो गया, नाउ मेल इज कैंडिडेट यूजर आईडी इज एक्टिवेटेड, नाउ यू हैव टू लॉगिन, ओके। जब लॉगिन होगा कैसे होगा?
ईमेल आईडी देंगे, आज यूजर आईडी, और जो पासवर्ड आप रजिस्ट्रेशन का टाइम पे भरे थे उसको भर करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहाँ पे फिर आपका लॉगिन होने के बाद फिर यूजर फॉर्म को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या एट्रीब्यूट आप कलेक्शन करेंगे। फर्स्ट स्टूडेंट का, कैंडिडेट का पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाएगा, कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट डिटेल लिया जाएगा, कैंडिडेट का एजुकेशनल एक्सपीरियंस लिया जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिया जाएगा, देन एक्सपीरियंस लिया जाएगा। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपको नेट पे सर्च करके क्या क्या कैंडिडेट का हो सकता है और डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म में भी है, वो आपको सर्च करना है। इसी हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या एट्रीब्यूट हम कलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये हो गया क्या, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो उस डाटा सारे फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड भी करेगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करेगा, एटलीस्ट मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। जो डाटा जो एजुकेशन भरे हैं, एजुकेशन को क्वालिफिकेशन का टेबल पे। ठीक है, मैं सपोज भरा हूँ, मैं मैट्रिक 10th है, प्लस 2 है, बीटेक है, एमटेक है, तो सारे चीज को मुझे डॉक्यूमेंट में मुझे मांगेगा। ठीक है, जितना चीज में सपोज एक डाटा भरा हूँ तो एक डाटा का डॉक्यूमेंट मांगेगा, मैं 4 डाटा भरा हूँ, 4 क्वालिफिकेशन भरा हूँ तो 4 क्वालिफिकेशन मांगेगा। दोनों पॉइंट उससे कंप्लीटली डायनामिक। ठीक है, तो आपको डॉक्यूमेंट का डाटा मांगेगा, मतलब सॉरी क्वालिफिकेशंस का डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए मांगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हुआ यूजर व कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, देन कैंडिडेट लॉगिन्स, देन कैंडिडेट एप्लीकेशन फिल अप एप्लीकेशंस, देन डाटा अपलोडिंग, so document uploading, then submission। ठीक है, देन सबमिशन। बट तो ये हो गया फर्स्ट। अभी क्या हुआ, हाँ, उसमें एडवर्टाइजमेंट पे टेबल एक रहेगा, तो इसका टेबल क्या क्या रहेगा, ये जो जितना भी फ्लो बताया इसमें टेबल क्या क्या रहेगा। क्योंकि एप्लीकेशंस का टाइम पे जो यूजर भरेगा डाटा, उसमें क्या भरेगा, डाटा कैंडिडेट का इंफॉर्मेशन रहेगा, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट नंबर भी भरेगा और करेस्पॉन्डिंग पोस्ट भी भरेगा। अगर 10 पोस्ट यहाँ पे निकला है, इसका मतलब नहीं आपको 10 पोस्ट अप्लाई करना है, आप एक पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो, 3 पोस्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल कर सकते हो और एक भी कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे जो डाटा भरेगा कौन सा पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा, तो उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट नंबर सिलेक्ट करेगा, पोस्ट नेम को सिलेक्ट करेगा, कौन सा पोस्ट अप्लाई करेगा। ठीक है, तो पोस्ट को भरने के बाद फिर सबमिट करेगा। तो मुझे जो टेबल बनाना पड़ेगा डेटाबेस का, क्या टेबल रहेगा, एक एप्लीकेंट डिटेल्स रहेगा, इसमें एप्लीकेंट का डाटा रहेगा, और एक एडवर्टाइजमेंट का डाटा रहेगा। मैं अभी इंटर्न पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट का टेबल आपको किया था, इसकी वजह से किया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल का एक टेबल बनाएंगे, जिसमें सारे एडवर्टाइजमेंट रहेगा, एडवर्टाइजमेंट आईडी रहेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर रहेगा, उसके बाद कौन सा एडवर्टाइजमेंट का नेम रहेगा। ठीक है, तो जो एडवर्टाइजमेंट और एक फिर क्या बनेगा ना, पोस्ट मास्टर बनेगा। पोस्ट मतलब उस एडवर्टाइज के अगेंस्ट क्या क्या पोस्ट निकलेगा। देखिए मुझे 10 पोस्ट निकला है, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 और उसका अगेंस्ट में पोस्ट नेम क्या है। ठीक है, एक पोस्ट मास्टर टेबल रहेगा, एक एडवर्टाइजमेंट मास्टर टेबल रहेगा, एक एप्लीकेंट डिटेल का टेबल रहेगा। ठीक है, एटलीस्ट इनिशियली 3 टेबल आपको बनाना पड़ेगा और एक पोस्ट मास्टर टेबल रहेगा। ठीक है, तो इतना टेबल होने के बाद डाटा फिर हमारे पास आ गया। ठीक है, डाटा आने के बाद सेकंड प्रोसेस क्या होता है, सपोज हमारा एडवर्टाइजमेंट हो गया, हमारा 4 पोस्ट चाहिए, 4 पर्सन चाहिए, अभी 4000 लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या करेंगे, 4000 लोग को लेंगे क्या, 4 लोग को लेना है, तो 4 लोग की तो नहीं ले पाएंगे, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, स्क्रूटिनी करना पड़ेगा। स्क्रूटिनी में सपोज किसी का मैट्रिकुलेशंस नहीं है, बट ऐसे अप्लाई कर दिया है, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं है, बट अप्लाई कर दिया है, और हमारा कंडीशन उसके कैरियर पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको एक स्क्रूटिनी पोर्टल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रूटिनी पोर्टल में आपको स्क्रूटिनी क्राइटेरिया भी सेट करेंगे। ठीक है, उसमें स्क्रूटिनी क्राइटेरिया में आप सिलेक्ट करेंगे कि 10th में कितना परसेंटेज, 12th में कितना परसेंटेज, बीटेक में कितना, ग्रेजुएशन में कितना, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज होना चाहिए। तब
स्क्रूटिनी क्राइटेरिया। तो फिर आपको ये जो स्क्रूटिनी क्राइटेरिया के लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे एक बात बताओ, जो एप्लीकेंट डिटेल हम भरेंगे तो उसमें एजुकेशन का डाटा भी लेंगे, एप्लीकेंट का नेम वगैरह भी लेंगे, उसमें कितना टेबल बनेगा, एक टेबल और दो टेबल? क्योंकि मेरा नाम एक ही है, मेरा डेट ऑफ बर्थ एक ही है, बट मेरा क्वालिफिकेशन चार है, तो वन टू मैन रिलेशनशिप हो गया ना। तो उसमें कितना टेबल बनेगा, दो टेबल बनेगा। इसमें एक टेबल में आपका क्वालिफिकेशन वगैरह रहेगा, एक टेबल में एप्लीकेंट डिटेल रहेगा। तो मतलब आपको हर एक टेबल बनाना पड़ेगा एजुकेशन डिटेल। सिमिलरली एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो एप्लीकेंट डिटेल, एजुकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, ठीक है। ऐसे सबको टेबल बनाना पड़ेगा ना। आप जो डिजाइन करेंगे उस टाइप का पता चलेगा कैसे। अब जो एट्रीब्यूट फाइंड आउट करेंगे, क्या क्या एट्रीब्यूट आप कलेक्ट करेंगे, उसी हिसाब से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे कितना टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब डेटाबेस डिजाइन करेंगे उसमें दो तीन चीज याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट नॉर्मल फंक्शन याद रखेंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा आपका, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन याद रखेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फंक्शन क्या बोलता है, एटॉमिसिटी, मतलब आप जो एट्रीब्यूट आप स्टोर करेंगे वो छोटा एट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब जैसे कंपोजिट एट्रीब्यूट हम नहीं लेंगे, सपोज एड्रेस रखना है तो एड्रेस को एड्रेस रख सकते हैं और एड्रेस को डिवाइड करके मल्टीपल फील्ड भी रख सकते हैं, ठीक है। नेम लिखना है तो नेम को हम फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है, तो बेटर होगा हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम दो कॉलम करेंगे, नहीं तो नेम खाली करेंगे। क्योंकि सपोज कल मुझे लास्ट नेम के हिसाब से मुझे बोला गया है कि मैं लास्ट नेम के हिसाब से आप जो बेंच में बैठाएंगे स्टूडेंट को एग्जाम के लिए लास्ट नेम के हिसाब से सेटिंग करना है। तो मेरा पास ऑटोमेटिकली रहेगा तो मैं लास्ट नेम के हिसाब से सेटिंग करूंगा। मेरे पास भी एक ही फील्ड रखूं जिसमें नेम एक डाटा रहेगा तो उसमें मैं ऑटोमेटिकली फिलअप नहीं कर पाऊंगा, बराबर। तो नेम जब रखेंगे तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे तीन कॉलम हम रख सकते हैं। एड्रेस जब रखेंगे उसमें सिटी एंड कंट्री, स्टेट ऐसे अलग अलग करके रख सकते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम आप डेटाबेस डिजाइन करेंगे उस टाइम पे ऑटोमेटिकली को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सेकंड चीज है, नॉल वैल्यू, ज्यादा नॉल वैल्यू नहीं होना चाहिए, जिसमें डाटा नॉल है उसको सेपरेट टेबल में डालना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वन टू वन रिलेशनशिप रहना चाहिए, दो दो एट्रीब्यूट का हमें ऑलवेज वन टू वन रिलेशनशिप रहना चाहिए। वन टू मेनी हो जा रहा है तो उसको सेकंड टेबल में डालना चाहिए, जैसे मैं बोला एप्लीकेंट डिटेल्स, तो पर्सनल डिटेल्स एंड एजुकेशन डिटेल्स, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल्स सिंगल एट्रीब्यूट, सॉरी सिंगल रिकॉर्ड, और एजुकेशन रिकॉर्ड इज मल्टीपल रिकॉर्ड। तो आपको मल्टीपल रिकॉर्ड मतलब आपको सेकंड टेबल में डालना पड़ेगा। एक टेबल में डालने के तो क्या होगा, एक नाम रहेगा बट एजुकेशन मेरा चार रहेगा, तो नाम का में जो चार रिकॉर्ड है वो सारी चीज क्या हो जाएगा, नॉल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नॉल वैल्यू वगैरह को अवॉइड करना है, जितना चीज होगा नॉल वैल्यू हम डेटाबेस में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसमें लगी तो आपको एप्लीकेशन डिटेल्स इसलिए मैं बोला कि आपको डिवाइड करना टेबल पड़ेगा, एक्सपीरियंस को अलग टेबल करना पड़ेगा, एजुकेशन को अलग टेबल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डिटेल के लिए अलग टेबल, ठीक है। तो फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या क्या एट्रीब्यूट होगा, उस हिसाब से टेबल में आप डिवाइड करते रहेंगे। तो इसी से आपको स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, स्क्रूटिनी में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा स्क्रूटिनी क्राइटेरिया कि टेंथ में कितना परसेंटेज हम सपोज हम डिसाइड किए कि मैं टेंथ में 80% लेंगे, टेंथ में 80%, 12 में 60%, ग्रेजुएशन में सपोज 75%, मास्टर में सपोज 60%। तो उस हिसाब से कितना स्टूडेंट आ रहे हैं उस हिसाब से हमको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। जो एज का क्राइटेरिया है, सपोज हम लेंगे कि नहीं नहीं हम जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेंगे इसका एज मैक्सिमम 28 होना चाहिए, तो जो 28 इयर्स 1 डे हो गया उसको काट करेंगे नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से आपको कोई सब्सिट्यूट क्राइटेरिया डालना पड़ेगा। नहीं एज मुझे 28 होना चाहिए, जो 28 के अबव है उसको हटा देना चाहिए, ठीक है। तो आपको स्क्रूटिनी क्राइटेरिया सब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन, देन स्क्रूटिनी, ठीक है। ये दो चीज एटलीस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शंस के लिए इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट कॉल किया जाएगा, स्क्रूटिनी होने के बाद फिर क्या आ जाएगा, एग्जाम के लिए कॉल किया जाएगा, एग्जाम करेंगे, एग्जाम फिजिकली होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद जो सिलेक्शन होगा उसको फिर सिस्टम पे हम टिक करेंगे, नहीं लोग सिलेक्शन हो गए तो उसका अगेंस्ट में फिर आपको ऑफर लेटर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस को फर्स्ट एनालाइज करो, फिर सबसे पेज डिजाइन करो, सबका फर्स्ट पर लॉगिन पेज रहेगा,
हमको सिर्फ एप्लीकेशन डिटेल का पेज डिजाइन करना है, ठीक है, और डाटाबेस डिजाइन करना है। एप्लीकेशन से डाटा कैसे डाटाबेस में जाएगा, जब पढ़ा जाएगा वो होगा। अभी आप लोग सारे लोग को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म डिजाइन खत्म कर देना चाहिए एंड इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डाटाबेस डिजाइन खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट का एनालिसिस करो, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटी को फाइंड आउट करो, क्या क्या एंटिटी हो सकता है। जैसे हेल्थ सेंटर में हो सकता है पेशेंट एंटिटी हो सकता है, ठीक है। तो पेशेंट का एट्रीब्यूट क्या क्या रहेगा, उसका पीआर डायग्राम बनाओ, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग डाटाबेस बनाओ, ठीक है। मेडिसिन का स्टॉक मेंटेन किया जाएगा, तो मेडिसिन का क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, मेडिसिन नेम हो सकता है, मेडिसिन यूनिट हो सकता है, मेडिसिन का बैच हो सकता है, मेडिसिन का कोड हो सकता है। तो मेडिसिन का एंटिटी हो गया, उसका ईआर डायग्राम बनाओ, उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है, इस हिसाब से उसका कॉरेस्पॉन्डिंग टेबल बनाओ, ठीक है। एंड उसका रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो डॉक्टर्स का जो मास्टर नोट रखेंगे हेल्थ सेंटर में, तो डॉक्टर का मास्टर नोट रखेंगे, तो डॉक्टर का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, डॉक्टर का नेम रखेंगे, डॉक्टर का डिपार्टमेंट रखेंगे, कौन सा डिपार्टमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, और जनरल डॉक्टर एमबीबीएस इसका क्या है, उसका डॉक्टर का एट्रीब्यूट रखेंगे, डॉक्टर का कोड भी रखेंगे, ठीक है। तो लगे आपका रिक्रूटमेंट में हम क्या रखेंगे, एट्रीब्यूट क्या होगा, एंटिटी क्या क्या यहाँ पे है, ये रखना पड़ेगा ना। एंटिटी क्या क्या है, एक हुआ स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो एंटिटी होगा उसका क्या क्या एट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। और एक जो पोस्ट हुआ उसका क्या क्या एट्रीब्यूट रहेगा, एजुकेशन से उसका क्या क्या एट्रीब्यूट रहेगा, उसको फाइंड आउट करो, उस हिसाब से उसका डाटाबेस डिजाइन करो। तो अब लोगों को फर्स्ट फ्लोचार्ट फर्स्ट से फ्लोचार्ट बनाना है, ठीक है। तो लिख लो, फर्स्ट फ्लोचार्ट बनाना है, उसके बाद ईआर डायग्राम बनाना है, उसके बाद डाटाबेस डिजाइन बनाना है, उसके बाद डिजाइन फॉर्म डिजाइन बनाना है, और उसके बाद फॉर्म डिजाइन में कोड लिखना है, कैसे डाटा सेव होगा, डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। इतना ही चीज फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो एसडीएलसी साइकिल में पढ़े होंगे। फर्स्ट डाटा एनालिसिस फाइंड आउट करो, इसमें डाटा फ्लो और फ्लोचार्ट डायग्राम बनाओ, पूरा प्रोसेस का फ्लो क्या रहेगा, फ्लोचार्ट डायग्राम बनाओ। उसके बाद फाइंड आउट करो इसमें एंटिटी क्या क्या है, ये हर एंटिटी का एंटिटी डायग्राम बनाओ। उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग एंटिटी डायग्राम का डेटाबेस डिजाइन बनाना है, वो डेटाबेस डिजाइन बनाने के बाद फॉर्म डिजाइन होगा, ठीक है। तो आप लोग का जो ग्रुप है वहाँ पे डिसाइड कर लो कौन क्या करेगा, इंडिविजुअल करेगा तो ठीक है, नहीं तो मिलकर करेंगे तो फिर कैसे कैसे करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे, जो फ्लो चार्ट बनाएंगे तो मिलकर रोटेट करो तो काफी इजी रहेगा। सर सर गोटे डाउट थिला, बोलिए। सर गोटे डाउट थिला कोई सर, जो डाटाबेस हमें डिजाइन करबा कंप्लीट हे गला, तापरे ता धरे एचटीएमएल प्रोग्रामिंग केमिति ऐड करा जिवो, काहे कि ना सर मु वो प्रोग्रामिंग अलगा सर एचटीएमएल हम कहला हम फर्स्ट डाटाबेस डिजाइन ईआर डायग्राम कर साला पर डाटाबेस डिजाइन करिवो, डाटाबेस डिजाइन कला पर कोन कोन फील्ड हमें स्टोर करबा सेटा फाइंड आउट हे गेला। हिसाब रे फॉर्म डिजाइन करो, फॉर्म डिजाइन ऑलरेडी सार सिखै छन तुमको, बूटस्ट्रैप डिजाइन केमति करिवो,
ଆଜ୍ଞା HTML ହେଲ୍ପର୍ସ ନେଇକି ଡିଜାଇନ କରିବ। ତାପରେ ଡିଜାଇନ ରୁ ଡାଟା ଟା କେମିତି ଫର୍ମ ରେ ଡାଟା ଭରିବା, ସେ ଡାଟା ଟା ଡାଟାବେସ ରେ ସ୍ଟୋର କେମିତି ହେବ, ସେଟା ସ୍ଟୋର ପ୍ରୋସିଜର କଲ୍ କରିକି ହେବ। ସ୍ଟୋର ପ୍ରୋସିଜର କେମିତି ऑलरेडी ଜାଣିଛ। तो स्टोर ଆଜ୍ଞା प्रोसीजर का फॉर्म में तुम बटन क्लिक करेगी सेव बटन, then how the save button will call the store procedure that will be sir will decide teach you। ठीक है, से जिन सब ଆଜ୍ଞା देखो ସାର୍ लिखा है ना, तुम पढ़ा जाओ, तुम डाटा का सेट करा जाओ, how the data will be transferred from your design page to database। So ଆଜ୍ଞା it will ସାର୍ be discussed later। Okay, for the timing, first we have to design air diagram, first flow data flow diagram or flow chart, then air diagram, then database design, then web page design। database डिजाइन में आपको पता चल जाएगा कि कितना फील्ड मुझे करना है। ठीक है, तो database इसलिए मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ कि आपको database डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट एनालिसिस करने के बाद आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि मुझे क्या क्या डाटा लेना है, एक पेशेंट का क्या क्या डाटा ले जा सकता है। तो उसी हिसाब से उसको database से फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड जब बनाएंगे उसमें फिर लिखेंगे कि वार का टाइप होगा, कि ये डेट टाइप होगा, कि न्यूमेरिक डाटा टाइप होगा। उसी हिसाब से फिर जब डिजाइन करेंगे उसी फील्ड को फिर वैलिडेशन करना पड़ेगा ना। सपोज ये ईमेल है, ईमेल मतलब तो मुझे ईमेल वैलिडेशन करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से फिर डेटाबेस डिजाइन होने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि एक एट्रीब्यूट का एक एंटिटी का कितना एट्रीब्यूट होगा। तो उसी हिसाब से आपको पेज डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी पेज सर डिजाइन थैंक यू का सर होगा, फिर हम बताएंगे कि कैसे डाटा बेस से डाटा जाकर के डेटाबेस में स्टोर होगा। ठीक है, तो डाटा कैसे स्टोर होगा, यूजिंग सीसअप एंड स्टोर प्रोसीजर। तो इसलिए हम स्टोर प्रोसीजर पढ़ाएं, इसके बाद फिर सीसअप भी आपको पहले बताए हैं और कुछ थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, और कुछ डाउट। नहीं डाउट क्लियर हो गया थैंक यू सर तो इनिशियल हेल्थ सेंटर केसेस में आपके पास पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड ओपीडी एंड ओपीडी बिलिंग, ये तीन चीज को फर्स्ट कंप्लीट करो। उसके बाद फिर रेफरल सिस्टम को जाएंगे, आईपीडी सिस्टम कैसे होगा फिर बताएंगे। जितना आप कर पाओगे उतना तक हम बढ़ाते चलते रहेंगे। इसलिए आपको डेटाबेस में फर्स्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या इसमें हम डेवलप अब तक सिखा रहे हैं, कैसे डाटा रिट्राइव होगा डेटाबेस से, कैसे डाटा इंसर्ट होगा, कैसे डाटा अपडेट होगा। सारे क्वेरी जितने भी क्वेरी स्टोर प्रोसीजर में लिखा जाएगा। स्टोर प्रोसीजर को सिर्फ आपको थ्रू में हम पेज का बटन में क्लिक करेंगे, तो बटन डिजाइन होगा, बटन के अंदर में सिर्फ आप कोड लिखा जाएगा और कोड के थ्रू में स्टोर प्रोसीजर को कॉल किया जाएगा। स्टोर प्रोसीजर के अंदर में आपका इंसर्ट डिलीट अपडेट लिखा जाएगा। उसी से तो डाटा डेटाबेस में आकर के स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जो कल जो प्रोजेक्ट दिया था उसको फर्स्ट कंप्लीट करो, मुझे फर्स्ट दिखा, वो खत्म होने के बाद इसको करेंगे अपडेट। चलो ये स्टडी कर दिया डिपार्टमेंट नेम, इंटर डिपार्टमेंट नेम, लेक्चर कोड लिखा जाएगा। लिखो डिपार्टमेंट नेम। अब हम पहले पास्ट टाइम सॉल्व कर लेते हैं, पूरा साइड ले लेते हैं, ऊपर कर देते हैं। हम जहाँ साल सीखे चलिए तो सीखे में जानी चाहिए, तो ये चेंज कर देंगे। हमें उन्हें सो 66 कर चल पास्ट टाइम तो ऊपर का लेजेंड को भी ना काट दीजिए।
फाइल फाइल चाहिए चलिए हम आगे करो ये फाइल सिस्टम में करो हां तो मारा काम को मालूम कर सब कुछ ना कुछ सही करियो ना बढ़िया लगेगा ସବୁଠୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉଟା ଯେତେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହିଁ ସେଇଟା ହିଁ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇଟା डेवलपर को बोलो ना कोड कौन को बोलो ना इसके लिए कोड है ऊपर को नीचे नहीं ला पाएंगे उसका हाइट आप सेट करेंगे तो लगेगा तो ऊपर तो होगा हाइट आपको सेट करना पड़ेगा तो सेट करेंगे तो जहाँ पे जैसे तो वहाँ पे ब्लैक रहेगा ऊपर नीचे से होता है उसको तो आपको ये जो पेज हाइट फॉर्म में जाएगी एक डिवीजन डाल देंगे उसमें से हाइट डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली फोटो नीचे आएगा ये रेस्पॉन्सिव सारे रेस्पॉन्सिव पेज है ना वो ऑटो एडजस्ट होता है जो उसका डाटाबेस व्यू व्यू वगैरह ये वो जाने वाला व्यू देते हैं लास्ट को वो भी चक्कर छोटा दे 100% नहीं व्यू भी तेरे यूज में जाता है प्लानिंग से करना है टेबल प्लानिंग इनर जान लेफ्ट जान राइट सारा पॉइंट लगता है इन टेबल को जान करने के लिए स्टोर कर दो वैल्यू को जीरो व्यू में से इसको जीरो रख दो तो गोटे टेबल डिपार्टमेंट अछि गोटे टेबल एम्प्लॉय अछि मते एम्प्लॉय सहित परिस जॉइन कर डिपार्टमेंट देखिया है स्को करी एम्प्लॉय टेबल डिपार्टमेंट टेबल जॉइन कर देबे ना जॉइन करके एम्प्लॉय नाम देखे देन साइड डिपार्टमेंट नाम देखे देली व्यू टोटल लिखलो सेटा हम स्टोर कर रखी दे दैट इज से जॉइनिंग टोटल पर मतलब एवरी टाइम देखिया पड़ियो ना हम तो स्टोर कर रखी दो स्टोर प्रोसीजर हम करछे तो व्यू भी थ्योरी को जॉइन करके जॉइनिंग थ्योरी को व्यू होते रखी दो डायरेक्टली व्यू तक रन करी तो वहां पे पूरा टेबल डाल देगा जॉइन करके टेबल देता हूं देखा था वहां पे टाइप करता कौन कंट्रोलर ऑलरेडी में कौन है Flexibility. कमिट नहीं तो बोलने वाला है
So now we'll discuss this file tracking system or e-file system. Those of you who are interested or who are in this project, you can just pay attention. So what is this e-file system or file tracking system? Whenever I'm not showing here. Whenever we are office or in an organization, we are creating a file. So after creating that file, what happens? That file, there are three life cycles. Either that file may move to another department. First of all, I'll create a department for my a file for my department. Suppose some notice or some circular in your computer science department, a file will be created. That is a circular. So that is not going to be sent to any other department. So what is the life of the file? That is created inside the department and stays in that department. That means no further movement of that file. Clear? That is one. Another scenario can what can happen in an organization. Suppose I have created a file from computer science department, so there is a chance that that file will move to some other department. Yes or no? That is second case. And what can be third case? Third case can be I am creating a file there which is going to move to the some outside location, outside the entity. Yes or no? Basically, there are three life cycle of this file. Inside the department, then within the across the institute, across the department, and another is outside. Yes. First understand this, then we will design accordingly. Okay. So this is the first thing. After that, what can we do? Let's use the board for better understanding. Yes. My screen visible to the online participants. To the online participants, what can you see now? Yes, sir. Can you see the whiteboard? हाँ सर. So, so first of all, we have created a file inside the department and flow is end. This is my file, whatever file I have created inside the department. This is inside the department, inside. So what happens? Another is across the department, another is outside the department. Outside the department. So what will happen whenever the file is inside the department? So my file is created and the flow is going to be stopped over there. So for the inside department file, what will happen? The file will be created. Its life cycle is created. Created. Then what will happen after that? After that, the file is going to stay in the department itself. Closed, something like that. It has no further movement. Then for across the department, what will happen? The file will be created. What will happen next? Created. Then the file will be moved to some other department. Movement. Very slow. Movement. Then the movement will continue from one department to other department, from other department to other department. It will go on like anything to any number of departments. Because I will send some data file to some other department. They will send to finance. They will send to audit, some other department. Go on rolling like that. Anything. Then after that, what will happen? Finally,
At some point, it is going to be closed. The life cycle is to be closed. So let us now assume in second case. First case is clear. First case is clear or not? Now forget the first case. Go to the second case. Across the department, here file is created. Then in ideal situation, I will send to some department. Some department, X department, X will send to Y department. It will go on like that. And after at the end, what will happen? Instead of this movement, I have only one department which is my final department. Yes or no? Final department must be there one. Suppose my final department is, I know my final department is finance. Then that is going to be end in that department. Okay. But what will happen? Suppose I don't know what is the final department. I am sending to registry or the HR person. HR personnel now feels that no, this file is should be directed to the finance. Now finance thought that this file needs to go to audit. So I don't know what is the final department. Here I am sending to some department. Then the file is being sent to a number of departments. Now think about the user. How the user or the creator of the file, how he or she can know where my file is. Now I want to phone to somebody. Suppose I want to call and I want to know my file location. So how can I know? I can, because I don't know where the file is. So it may be inside the department or across department or outside department. I need to generate a unique file number. Yes or no? A file number is to be generated. You can call that file tracking number, FPS, or any number, any nomenclature you can give. I am saying it as suppose file tracking number, FPS ID. So through that ID, I can track where is my file and currently in which section it is there. So that directly I can call the person and I can ask, sir, what is the issue? Why my file is there, or what extra document I need to submit. Yes or no? That means I can track my file where it is. Similarly, in Indian Post, you must have seen that you will give it a tracking ID or tracking number. To that tracking number, you can track the package where it is. Yes or no? Speed Post or your Amazon or anything. You can track it. Similarly, you should be able to track your file where the file is. That is the basic motto of the system. So, for inside the department, what I'll do, I'll create a FPS number. Okay, and that FPS number finally it is closed. So I'm giving a terminology that is not closed. You can give any other terminology. Suppose closed. So you read it as closed. It is working in a very good manner. So closed. It is closed. Now no other movement. So it is now created and moved into other department. So finally, what is fixed? The department which is creating. Suppose my department has created it. Creation department is fixed. Then it will move to some department. So at any point of time, I will put this. I will put this number, file number or FPS number, file tracking system number, or any number you can give. That must be unique number throughout the system. Okay. To that number, I'll be able to track. Clear? Now think of the scenario in the database concept. File is created. So file has some information. What can be the information? Creating the file name, source destination, source is good, but destination you can decide. Where it will go from, it is being discussed. The amount of information, whatever we have discussed till now, then from that context you say, then we'll go further. Destination I don't know. I am sending to some department. That is my destination. But that is not the final destination. Here, so it will go source. Again, we are making some mistake. Why? Because tell me those details which are not going to be changed for a file. Which are the details? File name, who is sending, it is not going to change. Who has created the file, it is not going to change. Right? Those things, file details. Who has created, what is the file name or title or whatever FPS number, that is going to be unique throughout the system. So that number cannot be changed or altered. So that is fixed. So we then similarly in the
student table. In the student table, we are creating some data. That is the name, roll number, father's name, mother's name, address, log book, blah blah. These are not going to be changed. So we are storing that in one table. But one table is giving multiple. One student is appearing multiple exams. One student is submitting multiple payments. So at that point of time, we are splitting the table into two parts. The payment table, another, mark table, another table, in order to stick to the normalization form. Okay. So what will happen here? My basic data which are not going to be changed or unique for the file, I am keeping it in one table. Okay. Suppose file details. That is that for one file, one row is there. Now think of my file is moving 10 times. From X department to Y department, Y to Z, Z to A to B, B to C. So how to keep track of that? I need to maintain separate table. Because think in that context, database context, in design context. Whenever my file, suppose it is my department A, it is moving from A to B. So is it possible to keep this record in the original table? No, because in original table there is one entry for the file. If I am entering these, again I am duplicating the data. Either the file ID or the FPS ID or the file name, those things are going to be repeated. So to avoid that, in order to stick to QNA, we are not keeping it. So we are keeping it in another table. In that, what I will keep? I will keep all the transactions. I will keep all the transactions. Right? Where the file is moving and how it is being kept track. Here, so this is my movement one. Again, B will send to C. Again, C may send to A. This movement will continue. Finally, this will continue. Got the idea? After that, whenever suppose at the K department the work of the file is completed. So what will happen? The file should life should come to an end. So how it will be possible? We'll close the file. Here we have closed the file in case one. In the case one, we have closed the file. Also similarly, in this case two, we have to close this file. Close. All the movements are completed. Then we have to close. Then we have to close the file. Close means there is no further movement. Clear? Think of a scenario. Another scenario may happen. I have asked for something which the organization or the system cannot provide now. Suppose a student has applied for some purpose. Suppose some HPC application, high performance computer access to that. Suppose I am asking for that. But for the timing now, that facility is not available in my institute. But in near future, after 10 months or after 1 month, 2 months, the service is going to be available. So what I will do? If I am keeping the file open, what will happen? It will increase the complexity because all the files are open. So I will keep that file in such a scenario so that that is not going to be a complex part. What do you think of your own work? ତମର ଏବେ କାମ କିଛି ମୁଁ FPS କୋଉ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଡିସ୍କସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତମେ ଆମ ଅଫିସ କାମ ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ମୁଁ ଏମିତି ହୁଏ କି ନାହିଁ କ୍ଲାସରେ ସାର୍ କୋଉ ଜଣ ଠିଆ କରି ପଚାରିତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତାକୁ ଆସୁନଥିବ ତାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରୁ ଆଉ କି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ this happen similarly what will happen here that file doesn't have any role now. So what as a file manager, what I should do? I should keep that file in hibernation mode or in store mode or in any nomenclature will vary. That depends upon you what nomenclature will be. I'll store my file. Means that file is now stored for future use. In future, the transaction is going to happen on that table, that file, but not for now. So I will store that file. You may note down the key points so that you can have a backup idea later on. So I am storing the file. Clear? So storing means later on I can make transactions on that file. Clear? So this is about the life cycle of the case 2. This is case 1. For the case 2, the life cycle is something like this. Okay? From here it may be stored, store or close. It may be stored,
stored or something, some other nomenclature you can give, stored or closed. Okay. Closed means or stored means later on work is going to be done on this file. Another thing, outside file. Suppose I am creating a file and sending it to outside the institute. Okay. So outside the institute I am sending means, what do you think what data I need? To whom I am sending? Because that is not going to change. Suppose I am sending some file to your institute, to Gangadhar Meher. In this scenario, suppose I am sending a letter to your institute, Gangadhar Meher University. That is my final destination. That is not going to change because that is outside the institute. Outside the institute. Okay. So that is final. Sender is final. Receiver is final. FTS number, file number, FTS tracking ID. That is final. So what extra thing is going to be added here? I'm not going to send a person who will take this file and give it in your reach. I will send it. वो लोग को पठे कि जाओ समर पूजन दीजिए ना पारा है तो ना. So how I'll send it? I'll send it via post or courier or anything. So that have a tracking ID. If I'm sending via courier, it has a tracking ID. If I'm sending via speed post, it has a tracking ID. Yes or no? So what I have to do? I have to, whenever I'm sending to outside, I have to enter the tracking ID over there, so that the person who has sent it, department is suppose I have 5 departments, and department 1 is trying to send one letter to Gangadhar Meher University. So it cannot send directly because department A is not doesn't have the right to send letter to the GM University. Who will send? Our authority will send to you. Right? I cannot directly contact you. But I can contact, I will contact my administration. My administration will contact your administration. Your administration will contact you. Is it the right way? Yes or no? Similarly, I will send my file to some common location. From where the file will be routed to. Clear? Suppose I am sending file to a common, that is called mailing system, central mailing system or some name I'll say. I'll send here. Now CMS will send the file to your Gangadhar Meher University via post. So the person who is sending, he or she has to enter the tracking ID, postal tracking ID. So that I can now I cannot contact my file. I cannot trace my files through this FTS ID, right? Can I? Because it is more difficult nahi hai. But you know, battery se receive kore se update kore mo FTS number, it's not accessible to him or her. So now I can track through this external tracking ID. That might be a postal, that might be courier. Okay. So this is about your file tracking. It is the overview. Now think in the database context. One part I have already explained, creation of file, right? That will be in one table. So what work we are doing here? It is the overall view, how the system will be designed and how it will be available to you. What are the functionalities? Now we'll go to the think in a programming scenario. What we are going to do? First of all, we'll create a file. Yes or no? If I am creating a file, then later on, if I am creating a file, first is if I am creating a file, I should be able to see what files I have created. Yes or no? So first thing is file creation. Warning. File creation. If I am creating a file, then I should be able to view the list of files. A view for this. Okay. I can see what files I have created. There I should be able to get a link to check my details. Either a link button on clicking that I can see that, or on the file ID itself. I'll click it and I can see the details from each and every page. Because I am a user, I need functionalities. Everywhere, wherever I will click, I should be able. I will redirect it to one page. I will redirect it to one page. Keep it in mind.
file will be redirected to this page where I can get all information regarding the file, all info regarding the file. Because I'll give a link at each page means where whenever I'm displaying the file, okay, so I should have a link to this page. From everywhere I can come here and I can see what files I have created and what is the movement status, where it is. Okay. Then file creation and view created file. This is one part. Then what is the second part? The second part can be file is created. Now sending part. Okay. Send file. Then again view send file. I'll create a page to send file. In send file page, what facility will be there? File name, file details will be shown. Then to whom I want to send. To which department I want to send. Okay. And remember, in the first slide, whatever I have categorized within department, outside the department, outside the entity. So you need to keep that in the creation part. In the creation part, those three things would be there. Clear? Because that is one. That is not going to change. File route, I can say that. Clear? Then send file, you send file. What other thing can happen? Suppose think of I have sent a file to you, to your department. But now by mistake I have sent it and it's not right to send there. So what can I should be able to cancel send. But up to what time I can cancel the send file? If she has not received it. If she has received the file, then there is no meaning of cancelling. I should not be able to cancel because that will lead to a inconsistent situation. फाइल तुम रिसीव कर दीजिए मुझे कुछ नाम देनी अरे कुछ होगा ये that should not happen, that can never be happen. So functionality can check करियो so you the code data display करियो wherever you are displaying your data at that point of time you should check whether the file has been received or not. If it has been received, then you cannot cancel the send. But if it is not received, then you can cancel the send. So after cancelling, what will happen? The file will come to its previous state. Clear? Then again you can send to the right person. Getting the idea? Now I have sent the file. Next what will happen? Oh, sorry. File में पठेगी तब तो जीवो उड़िया लगा तब हाँ क्यों कॉल बोल रहा था तो ठीक कथा पूछो you are saying the right thing. Take louder. बढ़िया बहुत बढ़िया कोई तो रिसीव करेगा ना मैं सेंड किसको करूँ जिसको सेंड किया वो रिसीव करेगा बाकी किसी को नहीं दिखना चाहिए मैं अभी सेंड कर रहा हूँ उसको फाइल वो तुमको नहीं दिखेगा किसी को नहीं दिखेगा. Why? Because the now for this transaction the receiver department is her department, not your department, not your department, not your department, not your department. So she should be able to see should be able to see the file for receiving. Clear? Those things you have to maintain. Otherwise, what will happen? I am sending something to her. Everybody can see that. So there is no meaning in that. Everybody can receive that. Then my file anybody can take. There is no meaning in that. Okay? Amazon parcel mogi to moharu. That shouldn't happen. Clear? She should be now able to receive my file. Okay. So now receive file in receive file. What will happen? You are receiving the file. Then it is your office. You are assigning to somebody else. कामटा तो आउ की जना करियो ना फाइल रिसीवर बटन में ताको असाइन. So what is that? That is called a desk. That is called a desk. जेमते हम कहबा जेमते कहबा कंप्लेन हम दो कंप्लेन गोटे दोछ हम ना सपोज मोटे कंप्लेन देली मो कंप्लेन टा एबे कोठी का हाथ अछि मोटे सपोज फॉर एग्जांपल दो तो एसी ला खराब your AC is suppose malfunctioning and you have given it to for repair. Now there are so many units of this. One is that motherboard, another is the circuit, another is that compressor. Suppose there are 3 departments. Initially, it is my shop. I have received the AC. So what I do? I'll keep it. No, I'll check to whom to give. I'll see the file. Yes, it should be given to the compressor department. Yes, compressor department. Now the sender, the creator of the file, should be able to see at what exact location my file is. No, that is not the proper answer. Your AC is at the
compressor desk of the AC repair. Am I right? Is it making sense? Clear. That means you should give a clear idea to the user. Now the system काम करो कहीं काम करो. So that is called desk. So which desk you are assigning your file during receipt? Receipt color desk assign. Clear? I would suppose if you will implement it in book, otherwise no. For again betterment, AC shop is yours. I am compressor department. He is the circuit department. I have received the you have given me to the compressor department. I have repaired the compressor. It is now fine. But I found there are some issues in the which circuit. So what I'll give you or to him. I'll give to him. So that means I am still now I am within your shop. Okay, but the desk has been changed. That should be also shown to the user. Clear? Is it making sense? Clear view. Yeah. The file has been received by that department. That department has assigned to some sub unit. I am within that sub. I am the suppose compressor mechanic. He has assigned me. Okay, I am repairing. Then within that is called desk movement. Desk movement within the department desk movement. I am sending to him. He has repaired it. Now what he will do? He will not give me. He will send to other department who has sent it. Right? So that is called desk movement. Desk movement you can pick for betterment of the software. Otherwise, it is up to you. Then what next will happen? The file which was stored, you can again send. Stored file can be sent at any time, at any point of time, because I don't know when the situation will arise and I can again make the file active. Whenever I am sending that means it is active. Clear? So second scenario is complete, and the third scenario is like that. So different screen you have to design. सब परिवहन सिस्टम का काम करेंगे मैं भी जहाँ जहाँ कहले मते को कोडा न कले फाइल का काम सिस्टम का काम करेंगे को नहीं मैंने विदिन डिपार्टमेंट करिबा के within department जदि कर जो that's another thing. You can create a docket number. Docket number means what happens in all the companies, all the organizations. आगुली में खाता थिला ना मोटा खाता रे गोटे serial number maintain. This FPS is for tracking, but you should have a docket register. In my department, how many files I have created? In your department, how many files you have created? You should have a record. That is called docket register. You have to generate the number likewise. Suppose in my office, I am creating a department whose docket number can be NITF /CAT /L for internal movement, sorry, M for internal movement, L for outside movement. Getting the point? Whenever you are creating a file, you have to keep those things in mind, so that from the nomenclature itself, you can say many things. The roll number is 112CS0046. So this roll number says many things. This program, in what program he or she is studying, in which year he or she has been admitted, what is his or her branch, what is his or her roll number. Similarly, give the naming in that fashion, so that you can understand many things. You can get many information from the naming itself. Okay, so that is your docket number. Then you have to create your file PS ID. Then you have to go on making transactions. That means for each moment you have to insert the record. I would insert one major thing that whichever I have not discussed till yet. Another major functionality of this system is the person who has created the file. I have told it time and again, the person should be able to see the transaction, see the file status. How he or she will check? We have not designed any page till now. So we have to design a page to view the file status. In that link, you can give many filters. Depending upon who suppose I want who has created the file. Who department file create kori sei hisab search kori. File no na hisab search kori. I want to sort the file by the name. Suppose I want to create some file, I will search SAI. It will show me all the files where that word is present. Because मैं search पूछना मैं जानी कौन file ले, को file को search करूँ. Okay?
That is various criteria you have to give for such. Either by APS ID, either by name, either by creation department, or current location department. Clear? It is one. There are so many other features you can incorporate. I am saying one. If possible, you can use or not. Still now we have created it. Another is spinning. Spinning the file means part. I feel some files are important for me. I can pin to see. The customized list of files. There are hundred thousands of files in my department. I want 3 files to check. 12 pin. Pin कल कौन हो? से फाइल टा सब बड़ा मोरो dashboard रे देखो. This वाला file tracking system we will create it, and that's all. And any other functionality if you want, you can incorporate for the betterment of the system.